बढ़िया। सभी को हमारा नमस्ते। ये जो बेसिक कम्युनिकेशन की बात हम शुरू किए हैं, हम उसके बैकग्राउंड में एक दो चीजों को और बता दें पहले, तो कनेक्ट करना थोड़ा आसान होगा। ये मुद्दा सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ बोलने का नहीं है कि बोलना कैसे ठीक हो सकता है। ये मुद्दे का पीछे जाके देखिएगा तो अपने भावों को सटीकता से एक्सप्रेस करने की बात। पहला जो इसका जरूरत है वो ये है कि हम अपने सही भावों को सटीकता से एक्सप्रेस कर सकें। इसी का उल्टा भी ये काम करता है कि जब हम बोलने जाते हैं तो भावों में जहां कहीं भी अनसॉर्टेड रहते हैं हम उसकी सॉर्टिंग की जरूरत हमको पड़ने लगती है। और हमको लौट करके कहाँ कहाँ वो अनसॉर्टेड या उलझा हुआ है या कहाँ कहाँ वो हिल रहा है, इसको पहचानने और देखने में भी पर्याप्त मदद मिलती है ताकि उसको हम ठीक करने के काम को कर सकें। इसी तरह से कम्युनिकेट करते समय जब हम स्ट्रेटजी को वर्कआउट करने जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां विचारों में समाधान की जगह पर काम करने की जरूरत दिखाई देती है। भैया आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। तो जो इसका दूसरा जगह कम्युनिकेशन का दिखाई देता है इस कम्युनिकेशन पर काम करने का, वो ये है कि विचार में समाधान की जगह पर दी हुई स्थिति परिस्थिति में हम कैसे जिएंगे उसके तरीकों को ढूंढने में भी ये मदद करता है। तो बेसिकली हमारा विचार शॉर्ट होता है इससे। तो दो चीजें होती हैं, विचार तो सीधा सीधा इसके साथ सॉर्टिंग होता है, यानी विचार में समाधान का काम इसके बिना होना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, भाव की जगह पर कहाँ कहाँ गैप्स हैं या कहाँ कहाँ हमको लग रहा है कि भाव ठीक है पर वस्तुतः वो ठीक नहीं होता है, उसको पहचानने में हमको मदद मिलती है। और भाव को सटीकता से अगले तक एक्सप्रेस करने का हमको एक टूल मिल पाता है। क्योंकि अगर हमारा एक्सप्रेशन सही नहीं है तो भाव ठीक होते हुए भी मिसकम्युनिकेट होने का पॉसिबिलिटी बहुत खुला रहता है। तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम अपनी बात को सजा करके कैसे कह सकें। ये विचार में समाधान और भाव में स्नेह या प्रेम को स्थिर करने में भी मदद करता है। और हमारा भाव में प्रेम का एक्सप्रेशन अगले तक सटीकता से पहुंच सके, ताकि जो हम लोग म्यूचुअल हैप्पीनेस या उभय तृप्ति की बात कहते हैं वो इंश्योर हो सके। ये इसके कोर में है। तो इस पूरे कम्युनिकेशन का ये चार बेसिक स्टेप है: नीड, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन और अल्टीमेटली रिक्वेस्ट। उसमें से नीड पर हम लोगों ने पहले बात की थी। आज हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं फीलिंग के ऊपर। तो नीड पर हम लोगों ने बेसिक में पहचाना था कि अगले की बात को सुन करके हमको उसके इमीडिएट नीड का पता चलता है। और सुनने के इस आर्ट पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं, बट ब्रीफली हम आपको दो बात फिर से ध्यान दिला दें कि अगला जो कुछ भी बोल रहा है वो सबको फिल्टर आउट करके उसकी नीड को सुनने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपना नीड ही कहना चाह रहा है। नीड से अतिरिक्त जितनी भी बातें हमको सुनाई देती हैं वो साइड मटेरियल है, वो रैपर है, न कि मेन कंटेंट है। तो हमको उस रैपर में उलझने की जरूरत नहीं है, मेन कंटेंट को पकड़ने की जरूरत है। तो मेन कंटेंट की जगह पर हम अगले के नीड को सुन सकें, वो बेसिक जरूरत है सबसे पहले लिसनिंग की जगह पर। और निगेटिव जितना भी सुनाई देता है वो सबको हम साइड होकर के सुन सकें, ना कि अपने ऊपर लेके सुने। साइड होकर के सुनने के कई आर्ट पर हमने बात करी थी, जिसमें एक बहुत बेसिक आर्ट ये था कि अगला जो कुछ भी बोल रहा है वो वस्तुतः अपने भाव को, अपने विचारों को, अपनी मान्यता को या अपने समझ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, ना कि मेरा एप्रोप्रिएट सम्यक डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है।
इसीलिए अलग अलग लोग हमारे बारे में ही अलग अलग डिस्क्रिप्शन देने का काम करते हैं। मैं तो अपने लिए भी अपनी जिंदगी में देखता हूं तो ये दिखाई देता है कि पूरा रेंज है लोगों के डिस्क्रिप्शन का हमारे ही संदर्भ में। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन आदमी अपनी मान्यता मेरे बारे में कह रहा है, ना कि फंडामेंटली मेरे को डिस्क्राइब कर रहा है। उसको सुन करके ये जरूर देखने की जरूरत होती है अल्टीमेटली कि अगला जो कह रहा है उसमें क्या भाग हमको सही लगता है, क्या भाग हमको सही नहीं लगता है। जो अपेक्षाएं उसकी उचित हैं उसको कहीं ना कहीं पहचान करके पूरा करने की जरूरत दिखाई देती है। बट जितने भाग में हमको दिखाई देता कि अगला ठीक नहीं है, या उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, या उसकी मान्यता है, वहां पर हमको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। कम्युनिकेट कैसे करेंगे उस पर हम आगे आएंगे। बट अभी पहली जगह यह है कि सुनते समय अगर हम ये देख पाते हैं कि अगला सिर्फ अपनी मान्यता और भाव और विचार को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि मेरा रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो हम सहज रह सकते हैं सभी बातों को सुनते हुए भी। तो अगला विरोध कर रहा हो तो भी, नाराजगी हो रहा हो तो भी, कोई आरोप लगा रहा हो तो भी, कोई गलत बात कह रहा हो तो भी, गुस्सा कर रहा हो तो भी, वो सब जगहों पर हमारी स्थिति सहजता की बनी रह पाती है अगर ये दो बात हमारे ध्यान में हो। एक ये कि हमको फंडामेंटली उसका नीड सुनना है, उसका मेन इंटरेस्ट हमारे ऊपर गुस्सा करना या हमको बेकार बताना नहीं है। उसका मेन इंटरेस्ट तो अपनी किसी नीड के पूरा नहीं होने का दुख है, और उसका इंटरेस्ट उसको पूरा होने में। और दूसरा ये कि वो जजमेंट के रूप में जितनी भी बातें कह रहा है वो मेरा एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन और आकलन नहीं है, बल्कि अगले का मेरे बारे में भाव विचार और मान्यता या समझ का स्थिति क्या है वो बता रहा है। तो ये दूसरी बात मुझे कहनी थी सुनने की जगह पर। और एक्सपेंड नहीं करता हूं, अगर आपको जरूरत लगेगी तो आगे कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव कर सकते भैया। फीलिंग जो अगला स्टेट है ना, उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारी नीड पूरी होती है तो हमारी एक तरह की पॉजिटिव या सकारात्मक फीलिंग क्रिएट होती है हमारे अंदर। और जब हमारी नीड पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर एक निगेटिव नकारात्मक भाव का जन्म होता है। आप मध्यस्थ दर्शन की भाषा में उसको भाव कहना चाहें या अभाव कहना चाहें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी नाम देना चाहें दे सकते। इतना जरूर इसमें समझने की जरूरत है कि सामान्य रूप से मध्यस्थ दर्शन में जो विश्वास सम्मान स्नेह प्रेम हम भाव कहते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पर नीड है, आवश्यकता है। भाव जिसको हम सामान्य रूप से मध्यस्थ दर्शन में कहते हैं विश्वास सम्मान स्नेह से लेके प्रेम तक स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, वो इस भाषा में देखेंगे तो बेसिकली हमारी आवश्यकता है। यहाँ भाव या भावनात्मक स्थिति, भावनात्मक शब्द ही मैं प्रयोग कर लेता हूं। यहाँ भावना कहने का अर्थ है हम महसूस कैसा करते हैं, हमको फील कैसा हो रहा है, हमको लगता कैसा है अपने में। जिसका जनरल वर्ड अगर देखेंगे मध्यस्थ दर्शन में तो सुखी होना या दुखी होना के रूप में जो हमको महसूस होता है, अच्छा लगना या बुरा लगना, वो मूल जगह है। और वो लगने के ही ये अलग अलग नाम आपको पॉजिटिव और निगेटिव वाले दिखाई दे रहे होंगे। हम जब इसको पहचानने जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम एप्रोप्रिएट पहचानने से ही उसको शुरू करेंगे। हमारे पहचानने में थोड़ी बहुत चूक भी हो जाती है ना, तो भी कम्युनिकेशन चल जाता है। और कई बार इनमें से कई सारे भावों का एक मिक्सचर होता है हमारा स्थिति, तो हम उसमें से कोई एक दो पहचान लें, उतने से भी काम चल जाता है। जैसे सकारात्मक को देखेंगे तो यहाँ प्रसन्नता उत्साह धैर्य क्षमा, होपफुल एडवेंचरस इंगेज लविंग अफेक्शनेट एक्साइटेड मूव्ड अलाइव fascinated, peaceful, calm, friendly, playful, confident, glad, relaxed, content, happy, satisfied, curious, hopeful, delighted, interested, energetic, joyful, warm, concerned, ऐसे कई सारे और भी देख सकते हैं इसमें। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है।
और इसके एग्जॉस्टिव होना मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा यह है कि फीलिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकें, और अगर अपने को एक्सप्रेस करना है तो हम अपने नीड और फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। अगर दूसरे को सुनना है तो हम उसके नीड और फीलिंग भर को सुनेंगे। पॉजिटिव फीलिंग में तो चीजें ज्यादातर समय नहीं फंसती हैं, चल जाता है। निगेटिव वाले में उसके फंसने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जितने सारे निगेटिव फीलिंग की भी लिस्ट आपको दिख रही होगी ना, अंग्रेजी के कुछ नाम दिख रहे होंगे। इसका हिंदी वाला भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ भैया, वो मेल जो भेजा हूं अगर उस डाउनलोड हो गया हो तो हिंदी वाला लिस्ट दिखा सकते हैं। तो उसमें उसको देखना थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। उसमें थोड़ी और लंबी लिस्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, और उसको ग्रुप पे डाल के शेयर कर दे सकते हैं जब भी जरूरत होगी तो। बंदन भैया और रिपल भैया उसको देख लीजिएगा। वो बेसिकली एक कंपैशन कोर्स का ग्रुप है जिसका मटेरियल है, तो उसके क्रेडिट के साथ ही उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये पहचानना, जो दो तीन बात इस फीलिंग के संदर्भ में पहचानना जरूरी है, वो ये कि यहाँ भावना का मतलब है हम कैसा महसूस कर रहे हैं, या अगले को जब देख रहे हैं तो वो कैसा महसूस कर रहा है। सही गलत के ढर्रे से हम इसको देखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो किसी गलती के कारण दुखी हो रहा है इसलिए उसके दुख का कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि आप सांप को देख करके डरें या रस्सी को सांप मान करके डरें, डर दोनों ही हालत में बराबर होता है, एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि सांप को देख के लगने वाला डर ज्यादा होता है और रस्सी को सांप मान करके डर, जो डर हो रहा है वहां डर कम होता है। डर एक जैसा है, दुख एक जैसा है, भय एक जैसा है। मैंने आपका अपमान किया हो या आपको लग गया हो कि श्याम ने आपका अपमान किया है, दोनों हालत में जो दुख होगा वो एक सा होगा। तो हम जब अगले के साथ बात करने जाते हैं तो अगले के मनोभावों को महसूस कर पाना, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है अगले से जुड़ने का। तो अगला चाहे किसी समझ के अभाव में उस नकारात्मक भावनाओं से में उलझा हुआ है, मेरी किसी गलती के कारण उलझा हुआ है, अपनी ही किसी मान्यता के कारण उलझा हुआ है, अपनी ही किसी गलत फहमी के कारण उलझा हुआ है, ये मूल मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि वो उलझा हुआ है और हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। अगले के मनोभावों को महसूस करना वो जगह है जहां अगला हमसे अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर पाता है। और अगले के नकारात्मक मनोभावों को महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम भी वैसे ही दुखी हो जाते हैं, हम भी वैसे ही परेशान हो जाते हैं। उसको महसूस करने का मतलब यह है कि जैसे अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए हम अपना पूरा ताकत लगाते हैं, अपने को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, वैसा दूसरा भी अपने दुखों से बाहर निकल जाए उसके लिए हम अपने मन तन धन को नियोजित करते हैं कि नहीं करते। उसमें भी ध्यान वाला मुद्दा सामान्य रूप से बहुत कम ही होता है। मन लगाने का, तन लगाने का मुद्दा ही ज्यादातर प्रमुख होता है। तो भाव के बारे में मुझे पहली बात तो ये कहनी कि इस भावना के कारण को ढूंढने हम नहीं जा रहे हैं अभी। कारण ढूंढना भी हो तो एक ही कारण ढूंढने की जरूरत है कि कोई नीड पूरी नहीं हुई है उसकी, ये कारण। और कौन सी नीड पूरी नहीं हुई है उसको पहचानने के काम को किया जा सकता है। वो इस जगह से पता चलता है कि ये जो नकारात्मक भावना उसमें ट्रिगर हुई है, ये ट्रिगर कहाँ से हुआ है। उसको देखने जाएंगे तो कोई ना कोई थर्ड या फोर्थ कैटेगरी का नीड आपको दिखाई देगा। ये सुनने का जगह है कि अगले को हम महसूस कर सकें। वो महसूस करने के बदले हम पहले ही जो सलाह देना शुरू कर देते हैं, अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, ये जगह ही नहीं है अभी इन कामों को करने का। अगला हमारे साथ संबंध में आश्वस्ति महसूस कर सके, कंफर्टनेस महसूस कर सके, अपने को हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर सके, हमारा उसके लिए कंसर्न है ये बात महसूस कर सके,
ये पहली जरूरत होती है किसी को समाधान देने के। समाधान देने के पहले ये जरूरत है कि अगला ये देख सके कि आई हैव अ कंसर्न फॉर हिम और हर। उस कंसर्न को देखने के आधार पर, मैं उसका शुभ चाहता हूं इस बात को देखने के आधार पर, मैं उसके सहयोग के लिए इच्छुक और तत्पर हूं इस बात को देखने के आधार पर, मैं उसके मनोभावों को, मनोदशाओं को ठीक ठीक महसूस कर पा रहा हूं, इस बात को देखने के आधार पर अगले का जुड़ाव होता है हमसे। बहुत बार देखेंगे इस तरह की जो शेयरिंग होती है ना, वो जब भी अगला किसी के साथ करता है, वो शेयरिंग करते करते भी बहुत सारी चीजें उसकी हल हो जाती। क्योंकि बहुत बार उसकी नीड ये नहीं होती है कि अगला समाधान दे। बहुत बार उसकी नीड बस इतनी होती है कि कोई उसके मनोभावों को महसूस करके सुन ले। इस सुनने की कला का नाम ही इम्पैथी है। इम्पैथी के साथ जब हम अगले को सुनते हैं, समानुभूति हिंदी शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं, उस समानुभूति के साथ जब हम अगले को सुनते हैं, वो सुनने की प्रक्रिया ही अगले को बहुत सारा हील कर देती है। और कई बार तो लाइफ के सॉल्यूशंस होते भी नहीं है। जैसे किसी की डेथ हो गई, कि उससे वो दुखी है, अब वापस उस आदमी को लाया तो जा नहीं सकता है। और उस समय जो हम सारा समझाने का काम शुरू करते हैं कि जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, ये समझाना ऐसे ही है कि आपके घर में दुर्घटना होती है तो हम समझा आते हैं, हमारे घर में दुर्घटना होती है तो आप ये बात हमको समझा आते हैं। सूचना के रूप में ये सारी बातें पता होते हुए भी वो दुखी है, तो हमारे बता देने से कोई एडिशनल समाधान नहीं मिलने वाला है उसको। बल्कि वो अपने दुखों को जो डील नहीं कर पा रहा है, इस समय कोई उसको महसूस कर सके, उसके दुखों को एक्सप्रेस करने का कोई जगह मिल सके, वही प्रक्रिया है जिससे वो अपने दुखों से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समाधान देना या सॉल्यूशन देना ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। अगले की भावनात्मक स्थिति को महसूस करना भी अगले को बहुत सारा रिलैक्सेशन दे देता है। ऐसे ही हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि वो जो दुखी हो रहा है उसमें मेरी गलती है कि उसकी गलती है। हम सिर्फ इतना देखने का काम कर रहे हैं कि उसकी कौन सी नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, जिसके कारण ये निगेटिव फीलिंग आया है। इस अप्रोच से देखेंगे ना, तो इसमें गलत और सही का ठप्पा लगाने वाला अप्रोच नहीं है, बल्कि अगले का जो एप्रोप्रिएट नीड है उसको आइडेंटिफाई करने का और अगले के मनोभावों को महसूस कर पाने का अप्रोच। गलत और सही की बात तो बहुत बाद में जाके आएगी, इस जगह तक आने की जरूरत नहीं है। इसी जगह तक हम गलत और सही ले आते हैं ना, तो हम अगले की नीड ही नहीं सुन पाते। हम तो यहीं से शुरू करते हैं कि तुम्हारा ये नीड ही ठीक नहीं है, सुनाई क्या देगा उसमें आगे। हम तो यहां से शुरू करते हैं कि तुमको जो ये भाव बन गया है, ये तुम्हारी समझ की अभाव की समस्या है, तुमने ठीक नहीं समझा है, तुम हमको ठीक नहीं समझ पा रहे हो, तुम परिस्थिति को ठीक नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुमको ये सब तकलीफ हो रही है। ये सारा जो अपने अंदर हम जजमेंट या विचार चलाना शुरू कर देते हैं, ये वो जगह है जहां हम न तो अगले की नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, न अगले की फीलिंग को महसूस करने का काम कर सकते। अगले की फीलिंग को महसूस करने का मतलब होता है धैर्य के साथ उसको सुन पाना, वो किस मनोदशा में है उसको अपने में फील कर पाना, अपने में उसका एहसास हो पाना, और उससे निकलने के लिए हम जैसे अपने लिए प्रयास करते हैं, वैसा उसके लिए भी सहयोगी होकर के खड़े हो पाना। बट ये प्रयास आप तब कर पाएंगे जब आप उसको धैर्य से महसूस कर पाएंगे, और अगले को भी आपके साथ एक जुड़ाव महसूस होगा। बहुत बार आप देखेंगे इस तरह के निगेटिव इमोशंस को अगले के साथ एक्सप्रेस करने के क्रम में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगले के साथ हो जाती। जिसका आपके साथ बहुत शिकायत रहा हो, और ये मैं घर परिवार और नजदीकी रिश्तों के संदर्भ में, काम करने की जगह के संदर्भ में प्रधानता से कह रहा हूं, आपसे शिकायत भी हो उनका, आप अगर धैर्य पूर्वक उसको सुनते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं, तो उतने भर से उनका बॉन्डिंग पहले से कई गुना अधिक आपके साथ होकर के तैयार हो जाता है।
बट इसको थ्योरेटिकली नहीं माना जाए। इसको दो एक केस में, रियल लाइफ में, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करके देखा जाए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये जगह है जहां से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि यस इट वर्क्स। और ये जो स्लाइड आपके सामने अभी शेयर की हुई है, आप देखेंगे तो ऊपर सारा पॉजिटिव फीलिंग्स लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में सारा पॉजिटिव फीलिंग है, राइट हैंड साइड में सारा निगेटिव फीलिंग है। तो जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो ये निगेटिव फीलिंग्स आती हैं। हमारा रिक्वेस्ट है कि कभी बाद में आराम से ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये जो दोनों नीड वाली स्लाइड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों शेयर हो जाएगी, उसको आराम से देखिए, ताकि जरूरत के समय हमको एक शब्द मिल सके, एक वोकेबलरी मिल सके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का या अगले की फीलिंग को रियलाइज करने का। ऐसे ही इस लिस्ट में देखिएगा ना, तो नीचे आपको वो भी दिखाई देगा कि नीड हमारी क्या क्या है। हिंदी में आपको नीड वाली भी एक लिस्ट इसमें मिल जाएगी नीचे, जिसमें आप उस नीड को भी आइडेंटिफाई करने का काम कर सकते हैं। और बारीकी से देखेंगे तो ये सारा नीड जो है एक लेवल का यूनिवर्सल नीड है। ये नीड अब स्ट्रेटजी की जगह पर लिस्ट नहीं बनाते हैं जब हम एनवीसी में बनाते हैं, तो जिसको हम सेकेंड कैटेगरी के नीड के रूप में देखे थे ना, सामान्य रूप से वो नीड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फर्स्ट कैटेगरी अगर पीछे जाके देखेंगे तब तो सुख समृद्धि और स्वास्थ्य उतना ही नीड के रूप में दिखता है। बट ये जो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर नीड की मिलेगी, वो सेकेंड कैटेगरी की नीड है जो वहां हम लोग एक्सप्लेन किए थे। तो इन फीलिंग्स, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। को जिसको मैं इस कम्युनिकेशन को जिसको मैं आत्मीय संवाद कह रहा हूं ना, ये इस जगह पर नहीं खड़ा है। जो मतलब बेसिकली एनवीसी को थोड़ा अपडेट करने का मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया है। इसको इस जगह से बात ही नहीं करते हैं हम कि कौन सही है और कौन गलत है। वो बात बहुत बाद में जाएगी। हम बेसिक जगह पर ही पहचानने का कोशिश कर रहे हैं कि अगले की नीड क्या है, हमारी नीड क्या है। गलत और सही का हम ठप्पा ही नहीं लगा रहे हैं अभी। गलत और सही का ठप्पा लगाना जजमेंट है। और मैं आपको बता सकता हूं, 10 साल शिविर करने के बाद भी हमारी स्थिति ये होती है कि जब गलत और सही को तय करना हो ना, तो जो हमारी मान्यता होती है वो हमको बोध लगता है, और जो अगले की मान्यता होती है वो हमको भ्रम लगता है। एंड वाइस वर्सा, अगले की भी यही हालत होती है। तो हम पूरे जोर शोर से अपनी मान्यता को जस्टिफाई करने के सब तरह के तर्क लाते हैं, और आप अपनी मान्यता को जस्टिफाई करने के 10 तरह के तर्क लाते हैं। सॉल्यूशन वहां से किसी जन्म में नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए ये जगह पहचानने की जरूरत है कि अगले की नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, और वो दोनों कैसे पूरा हो सकता है। सॉल्यूशन इस जगह पर खड़ा ही नहीं है कि अगला अयोग्य है, अब क्या करें। अजी अगला के बारे में हम जो बार बार कहते रहते दर्शन में कि 51% से अधिक सही है, वो योग्यता दिखाई देती कि नहीं देती। अगले की अयोग्यता देख करके, इनकम्पिटेंसी देख करके समाधान नहीं निकलता है। समाधान जो सोचा जाता है वो अपनी नीड, अगले की नीड, अपना कंपिटेंस और अगले का कंपिटेंस, ये चारों के योगफल में हम दोनों की नीड कैसे पूरी हो सकती है, इस उपाय को ढूंढने का नाम समाधान है। ब्लेम गेम खेलना समाधान नहीं है, ये समझना जरूरी है। तो जहां हम फीलिंग पर बात कर रहे थे ना, लौट करके अगले को, और ये मैं बार बार कहूंगा, ये जजमेंट से अगर शुरू करेंगे ना, कुछ महसूस ही नहीं कर पाएंगे आप अगले की फीलिंग। अगले की फीलिंग को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। वो फीलिंग महसूस हुए बिना
आगे का कोई स्टेप चलेगा ही नहीं। और अभी हम जितना बात कम्युनिकेशन का कर रहे हैं, इसके बेसिक में दो बात याद रखने की जरूरत है कि मूलभूत सच्चाई पर मेरा ध्यान बना हुआ है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, गलतियां ना समझी बस होती। ये मेरे ध्यान में बना हुआ है, इसके आधार पर मेरा स्नेह का भाव बना हुआ है। अब हम आगे सारे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसके बिना बात नहीं कर रहे हैं। तो फीलिंग के बारे में मुझे इतनी बात कहनी थी। आगे बढ़ा सकते भैया स्लाइड को। थोड़ा धैर्य से इन सारे कंसेप्ट पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। जितना जितना इसको रिफ्लेक्ट करेंगे ना, उतना उतना इसकी बारीकी का पता चलेगा। और हमारा अभी तक सोचने करने का जो एक पैटर्न बन गया है, उस पैटर्न के टूटने की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। अभी हम अभी ये जो हम हम जितनी बार भी बात करते हैं ना, जाने जाने अपना जजमेंट शुरू कर देते हैं या अगले का जजमेंट शुरू कर देते हैं। मेरी अयोग्यता दिखती है, ये भी जो कह रहे हैं ना, ये भी जजमेंट है जी। हम तो अभी दो ही बात कर रहे हैं, एक अगले की नीड पहचान सकें, दूसरा अपनी नीड पहचान सकें, अगले की फीलिंग को पहचान सकें, अपनी फीलिंग को पहचान सकें। हम ये बेसिक काम नहीं करके हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, चुटकियों में एक समाधान ढूंढना चाहते। ये समझना जरूरी है, फाउंडेशन को जब तक डेवलप नहीं करेंगे ना, कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है, कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। तो इस स्लाइड को मूव कर सकते भैया आगे। भावनात्मक स्थिति के बारे में मुझे इतनी ही बात कहनी थी, आगे बढ़ा सकते। ये तो जनरल एक स्लाइड डाला हुआ है गूगल में एक रेफरेंस से कि अलग अलग भावनाओं के समय हमारा एक्सप्रेशन किस किस तरह से होता है। आराम से इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको देख करके। और धीरे धीरे पता भी चलेगा कि अलग अलग एक्सप्रेशन जो है वो हमारे अलग अलग फीलिंग्स को, अलग अलग भावनाओं को एक्सप्रेस करते। नेक्स्ट चल सकते भैया। ऑब्जर्वेशन पर भी मुझे एक बेसिक बात कहनी है। हम इस आत्मीय संवाद के कंपैशनेट कम्युनिकेशन के ऑब्जर्वेशन को दो हिस्से में बांट रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है अस्तित्व की फंडामेंटल रियलिटी का, जो हमारे समझ से आया है, ना कि बाहर को देखने से। मानव के रूप में स्वयं की मूलभूत चाहना का जितना हमने अध्ययन किया है, या प्रकृति और अस्तित्व की फंडामेंटल रियलिटी का जितना हमने अध्ययन किया है, वहां से वो निष्कर्ष हमको मिला है। वो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है जो हम कॉन्स्टेंटली करते ही रहते हैं। अगर इस प्रैक्टिस को हम कर रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन की जगह पर फंडामेंटल रियलिटी के ऑब्जर्वेशन को करने के काम को हम कॉन्स्टेंटली करते ही रहते हैं। ये जो सेकेंड लेवल का ऑब्जर्वेशन है कि घटना जैसी घट रही है, उसका यथावत एज इट इज विवरण देना, एज इट इज डिस्क्रिप्शन देना, ना कि निष्कर्ष बताना। निष्कर्ष बताने का मतलब होता है तुम नालायक हो, तुम बेकार हो, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो, तुमको तो हमसे कोई मतलब नहीं रह गया है। ये सारे निष्कर्ष हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन शायद ये होगा कि कल मैंने आपको दूध लाने के लिए कहा था, आप मिस कर गए। ऑब्जर्वेशन शायद ये हो सकता है कि बच्चे को समय पर स्कूल छोड़ना था, हम नहीं छोड़ पाए, आप नहीं छोड़ पाए। ऑब्जर्वेशन घटना जो घट रही है उसका यथावत एज इट इज डिस्क्रिप्शन है। इसकी ब्यूटी ये होती है कि अगर ऑब्जर्वेशन एज इट इज हम दे रहे होते ना, तो वो कम्युनिकेशन फंसता नहीं है हमारा अगले के साथ। इनफैक्ट मजे की बात है, अगला अगर 10 जगह पे 10 झूठ भी आपके लिए बोल रखा हो ना, फिर भी आप जब सामने बात करके ऑब्जर्वेशन के स्टेप से बोलते हैं, तो अगला खुद ही अपने बहुत सारे झूठ को भी रेक्टिफाई कर लेता है अगर झूठ बोला है तो।
क्योंकि हम जब सामने नहीं होते हैं तो अगला अपने आवेश में बह करके बहुत सारा झूठ बोल लेता है। लेकिन जब हम सामने से बात कर रहे होते हैं और ऑब्जर्वेशन को एज इट इज प्लेस कर रहे होते हैं, तो अगला उस समय उसको रेक्टिफाई कर लेता है। तो ऑब्जर्वेशन का दो हिस्सा है जिस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं उसमें। पहला हिस्सा अस्तित्व के सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से, समझ से हमारे अंदर विकसित हुआ है और हम उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसको बोलने और बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन होता रहता है। दूसरा हिस्सा जो ऑब्जर्व हो रहा है उसको जब हम एक्सप्रेस करने जाते हैं तो घटना को एज इट इज बताने का काम करते हैं, ना कि उसके आधार पर अपना निष्कर्ष बताने का काम करते हैं। तो 3 स्टेप पर हम बात कर लिए हैं, नीड पर, फीलिंग पर, ऑब्जर्वेशन पर। और इन तीनों स्टेप में आप देखिएगा तो सही गलत कहीं नहीं तय हो रहा है, इसे उचित अनुचित पर बात नहीं हो रही है, न्याय अन्याय पर बात नहीं हो रही है। वो बातें बहुत डीप लेवल में आ गई हैं नीड के आइडेंटिफिकेशन से। नीड का आइडेंटिफिकेशन होते ही न्याय का मुद्दा सॉर्टेड हो गया है, आपको पता भी नहीं चला है। क्योंकि वो जो नीड है उसको जैसे ही हम एप्रोप्रिएट जगह पर प्लेस करते हैं, तो न्याय का मतलब यही है कि मेरी नीड और सामने वाले की नीड दोनों पूरी हो सके। अब एक बार जब हम उस नीड को पूरा करने जाते हैं ना, तो उस स्ट्रेटजी को सोचने की जगह पर हमको सारे अपनी क्रिएटिविटी को लगाने की जरूरत होती है, अपने सारे इंटेलेक्ट को, अपनी सारी बुद्धिमत्ता को, अपनी सारी कल्पनाशीलता को लगाने की जरूरत होती है। तो इन तीनों के साथ चौथा स्टेप है स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने का। बट एक चीज ध्यान ये रखनी पड़ती है कि स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने के पहले हमको सामने वाले से नीड कंफर्म कर लेना जरूरी है, ताकि हम पक्का हो जाएं कि अगले की नीड को हमने ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर लिया है, अपनी नीड को हमने ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर लिया है। ये न्याय अन्याय का मुद्दा, सही गलत का मुद्दा, उचित अनुचित का मुद्दा नीड आइडेंटिफिकेशन की जगह पर ही या तो सॉर्टेड है, या जब हम स्ट्रेटजी पे बात करने जाएंगे तो अभी मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि नीड के बेसिस पर ही वो कैसे सॉर्टेड हो जाता है, बिना इस जजमेंट में गए कि वो सही है कि गलत है। तो स्ट्रेटजी ढूंढने की पहली शर्त है कि हम अपना नीड और अगले का नीड दोनों को इक्वल रख के पूरा करने का काम करते हैं। हम यहां से नहीं शुरू करते कि मेरा नीड सही है तुम्हारा नीड गलत है, इसलिए हम अपना नीड पूरा करेंगे तुम्हारा नीड नहीं पूरा। हम यहां से नहीं शुरू करते हैं कि हमको तो अपने नीड के लिए कंसर्न है, तुम्हारे नीड का तुम जानो। अगर ऐसा लैंग्वेज हम ले रहे हैं तो हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे अंदर स्नेह का भाव बिल्कुल ही नहीं है। आप कहेंगे अगला ऐसा लैंग्वेज लेता है कि नहीं? हमारा अपना ऑब्जर्वेशन रियल लाइफ का ये कहता है कि अगला अगर ऐसा 99% टाइम तो लेता ही नहीं है। 1% टाइम अगर वो ले भी ले तो 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं लेता है। आप अपने लिए ही पलट के देखिए ना, अगर अगला आपके नीड और अपने नीड दोनों को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजी को डिजाइन करने का काम कर रहा है, तो आप भी उसकी नीड का ध्यान रखने का काम कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? आप 1 बार 2 बार नहीं भी करें, किसी गुस्से बस, किसी विरोध बस, किसी नाराजगी बस, अगले का एग्जाम लेने के लिए तीसरी बार से आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने लिए जितनी बार भी प्रश्न पूछेंगे उत्तर मिलेगा। और अगर मन ये जवाब देने लगे कि मैं तो ऐसा ठीक हूं अगला नहीं है, इसको मन की चालाकी के रूप में पहचाना जाए, इसको अपनी ईमानदारी के अभाव के रूप में पहचाना जाए, ना कि वास्तविकता के रूप में। और भरोसा नहीं हो इस बात का, अगले से पूछ के देख लिया जाए, अगला बता देगा कि वो क्या चाहता है कि नहीं चाहता है। ये सिंपल तरीका है अगले से पूछ लेना। तो जब हम ऑब्जर्वेशन का काम करने जाते हैं ना, तो उस जगह पर ये दोनों काम करने की जरूरत है, फंडामेंटल रियलिटी को ऑब्जर्व करना ताकि हमारा भाव ठीक बना रहे,
फिर घटना का यथावत विवरण देना, ताकि हमारे और अगले के बीच कम्युनिकेशन का कोई गैप ही नहीं हो, हम दोनों उस पर सहमत होने को तैयार ही बैठे रहते हैं। हमारे निष्कर्ष से आप सहमत नहीं होंगे, मैं कहूंगा तुम नालायक हो, आप सहमत नहीं होंगे। मैं कहूंगा तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूंगा कि कल शाम आप दूध नहीं लाए, आप इससे सहमत होंगे ही। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे आपकी असहमति नहीं हो सकती। लेकिन इस आधार पर जो मैं निष्कर्ष कहता हूं कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, इससे आप बहुत जल्दी असहमत होने वाले हैं और एक लंबी लिस्ट हमको बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ आप मेरा ध्यान रखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पर इतने के साथ मैं फिर से स्ट्रेटजी पर आ जाऊं कि स्ट्रेटजी पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी नीड और अगले की नीड दोनों कैसे पूरी हो सकती है, हम उस पर बात करते हैं। तो आपकी नीड है खाने की, हमारी नीड है घूमने की, तो ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता? अगर सामान्य जगह से ये दोनों नीड पूरा हो ही जाता है तो वेल एंड गुड, पूरा कर लिया जाए। अगर किसी कारण से हमको लगता है कि ये दोनों नीड नहीं पूरा हो सकता, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ज्वेलरी खरीदी जाए, हमको लगता है कार खरीदा जाए, ये दोनों नीड में अगर क्लैश हो रहा है ना, तो ज्वेलरी सही है कि कार सही है, इस पर आर्ग्यूमेंट के बदले हमको एक सिंपल प्रश्न अगले से पूछने की जरूरत है कि आपका नीड ज्वेलरी का है, हमारा नीड कार का है, ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है? ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। स्ट्रेटजी के साथ अगले को आने दीजिए ना, हो सकता है बहुत सारी बेहतर स्ट्रेटजी निकल के आ जाए जिसको आपने भी अभी तक नहीं सोचा हो, और दोनों नीड पूरी हो जाए। देखिए, हमको ये पहचानने की जरूरत है कि जब कभी ये सिचुएशन होता है कि नीड पूरा हो पाने की स्थिति ही नहीं है, तो अगला भी उसको कंसीडर करता ही है। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की हो ना, तो वाइफ 55 लाख के हार का डिमांड भी नहीं करती। ये जो अनजस्टिफाइड और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, ये थियोरिटिकली तो हम बहुत बार बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में वो नहीं देखने को मिलता है। और अगर गलती से 1000 में या लाख में एक केस में दिख भी रहा हो, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारी कौन सी नीड नहीं पूरी हो रही है, हमको वो प्लेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर कहता है कि हमको बाइक खरीदनी है 1 लाख रुपए की, तो हम जो शुरू करते हैं वो यहां से शुरू करते हैं कि नहीं मिलेगी, नहीं कर सकते। ये डिसीजन ही अगर हमने पहले ले लिया ना, तो अब किसी चर्चा का कोई मतलब नहीं। हमको ये समझना जरूरी है कि डिसीजन लास्ट स्टेप होता है चर्चा का, और वो चर्चा से इमर्ज होके निकलने की जरूरत है, ना कि चर्चा वहां से शुरू होने की जरूरत है। इसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे, कम्युनिकेशन उतना स्मूथ हो जाएगा। हम अगर डिसीजन पहले से ही लेके बैठे हुए हैं तो चर्चा नहीं होती, बल्कि हम अपने अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने का काम करते रहते। डिसीजन पहले से लेके बैठने के बदले हमको एक दूसरे का नीड आइडेंटिफाई करके नीड कैसे पूरा हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी को सोचने की जरूरत है। तो अगर बच्चे की नीड है 1 लाख की बाइक की, और हमारी नीड है कि घर का राशन चले, तो हम यहां से नहीं शुरू करते हैं कि हम बच्चे को कहते हैं तुम्हारी बाइक की नीड ठीक नहीं है। हम यहां से नहीं शुरू करते हैं कि हम कहेंगे तुम्हारी बाइक की नीड पूरी नहीं करेंगे। हमारा एक बहुत सिंपल प्रश्न होगा कि एक नीड बाइक की है और एक नीड घर चलने की है, राशन पानी के इंतजाम की है, ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है? बहुत संभावना है कि बच्चा किसी बेटर क्रिएटिव सॉल्यूशन से उभर करके आ जाए, या उसको दिखाई दे दे कि भाई बात सही है, पापा की ये स्थिति नहीं है कि वो बाइक खरीद के दे सकते। इतना इंजेन्युइन कोई बच्चा नहीं होता कि कहता आप 30 दिन भूखे रहिए और हमको बाइक खरीद के दे दीजिए। ये जो हम सोच लेते हैं ना, ये कल्पना का एक अगला स्टेप है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बच्चा ये कही देता है, आप सिंपल एक बात उससे पूछिए कि बेटा ये 30 दिन भूखे रहने से मैं दुखी होऊंगा, आपको कैसा महसूस होगा? हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर दिए अगले को।
बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुख के एक सिंपल लाइन कहने की जरूरत है कि वो अगला 30 दिन मैं भूखा रह के दुखी रहूंगा, पत्नी भूखा रह के दुखी होगी, तुम भूखे रहोगे, भाई भूखा रहेगा, आपको कैसा महसूस होगा? पूछ के तो देखिए अगला कंसीडर करता है कि नहीं। और लाख में एक केस आएगा यहाँ तक, 99,999 केस में वो नहीं आएगा यहाँ। लाख में एक भी मैं सिर्फ तर्क की जगह से उत्तर दे दे रहा हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये फंस जाएगा तो क्या करेंगे। रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी इसको देखने जाएंगे ना, तो दिखाई देगा कि बहुत इजीली सॉल्यूशंस वर्कआउट होते हैं। जब भी अगले का कोई नीड हमको गलत लगता है, तो उसको गलत देखने के बदले ये देखा जाए कि हमारी कौन सी नीड से वो क्लैश कर रहा है, हमारी कौन सी नीड में वो बाधा पहुंचा रहा है। जैसे बच्चे की नीड है खेलना, हम कहते हैं तुम मत खेलो, ठीक है। बाधा किस नीड में पहुंचा रहा है आप देखेंगे तो शायद आप उसका बेटर फ्यूचर चाहते हैं, उस नीड में बाधा पहुंच रही है। शायद आप एग्जाम में उसके 90% मार्क्स चाहते हैं, इस नीड में बाधा पहुंच रही है। तो डिस्कशन यहां से नहीं शुरू होगा कि तुम मत खेलो। अगर यहां से शुरू किए तो हमने जजमेंट ही दे दिया, निष्कर्ष ही निकाल दिया, कंक्लूजन ही निकाल दिया, बात कुछ नहीं होगी। चर्चा यहां से भी नहीं शुरू होती कि तुम्हारे खेलने की नीड ठीक नहीं है। चर्चा मेरे हिसाब से शुरू करने का जगह यह है कि तुम्हारी एक नीड है खेलना, मेरा एक नीड है 90% मार्क्स तुम्हारा आ जाए, या तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उसके लिए 90% मार्क्स आ जाए। ये दोनों नीड कैसे पूरा हो सकता है? बहुत चांस है कि बच्चा एक क्रिएटिव स्ट्रेटजी के साथ खुद ही बोले कि मैं 2 घंटा खेल लेता हूँ, 6 घंटे पढ़ाई कर लूंगा। तो ये जो आप सारा मेहनत करके तय कराते हैं ना कि बेटा 2 ही घंटा मोबाइल पे खेलो या 1.5 ही घंटा ये करो, उस सॉल्यूशन के साथ बच्चा खुद ही आ जाता है, अगर आप उसको थोड़ी देर सोचने का अवसर देते हैं तो। ये दोनों नीड उसको दिखा करके उसको सोचने का अवसर देते हैं, तो उसके अंदर खुद ही एक स्ट्रेटजी डेवलप होना शुरू होता है। 1% पॉसिबिलिटी मैं इस बात की मानता हूं कि वो कहेगा कि हम 6 घंटे पढ़ के ले आएंगे 90% मार्क्स, बाकी 4 घंटा हम खेलेंगे। आपको लगे कि ये काम नहीं करेगा, वो 6 घंटा पढ़ के 80% ला पाएगा, 8 घंटा पढ़ता तो 90 ला। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो मेरे हिसाब से उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि साल में 4 एग्जाम होते हैं, हम पहले एग्जाम के लिए बच्चे को अवसर दे दें कि बेटा 2 महीने बाद ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम है। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये बता दें कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये स्ट्रेटजी काम करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि काम करती है, तो हम उसको आप पर ट्रस्ट रख के एक ट्रायल के रूप में करके देखना चाहते हैं। फर्स्ट मिड टर्म तक इसको करके देख लिया जाए, और अगर फर्स्ट मिड टर्म में वो नहीं आता है तो हम लोग इसको रिव्यू कर लेंगे। इतने सिंपल जगह से स्ट्रेटजी वर्कआउट हो सकती। अगर बच्चा ये कहता है कि 90% मार्क्स की ही जरूरत नहीं है, 70% मार्क्स ही पर्याप्त है, तो हमको भी रुक के एक बार देखना चाहिए कि उसका नीड सही है कि हमारा नीड सही है। और अगर फिर भी हमको लगता है कि हमारा 90% वाला नीड सही है, तो अगला जगह बनता है कि वो क्यों सही है, उसको एक्सप्लेन करने का काम हम कर सके। बट ये बिल्कुल लास्ट का स्टेप है, उसके पहले ही ज्यादातर केस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, जहां अगले की नीड और अपनी नीड दोनों को पूरा करने पर हम जा रहे हैं। सही गलत पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं एक बार भी, वो सही गलत अपने आप सॉर्टेड होता रहता है नीड के अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन से। और अगर उसमें कुछ चूक है भी, तो जैसे ही दोनों की नीड को पूरा करने जाएंगे ना, वो अपने आप बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा। जितना भी नीड का गलत वाला हिस्सा होगा, वो कट छट के हटना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी डाई से जब हम किसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु को गुजारते हैं ना, उसका बाकी सारा साइड कट के हट जाता है, और डाई के शेप में एक हिस्सा दूसरे साइड बाहर निकल जाता है। तो ये नीड की जगह से स्ट्रेटजी को डिफाइन करने की जरूरत है। नेक्स्ट पे जा सकते भैया। अगर हमको अपना नीड वाला भाग
एप्रोप्रिएट ढंग से क्लियर हो जाता है, अगले का क्लियर हो जाता है, मैं तो कहूंगा कि रिक्वेस्ट की जगह पर आने की जरूरत भी नहीं है। स्ट्रेटजी से ही वो काम हो जाता है, अगले से पूछने भर से ही वो काम हो जाता है। लेकिन अगर कहना ही हो फिर भी कुछ, तो उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में रखने की जरूरत है, न कि डिमांड के फॉर्म। और मैं बार बार कहूंगा कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिक्वेस्ट का फीलिंग अपने अंदर होना इंपॉर्टेंट है। अंदर फीलिंग हो डिमांड की और भाषा बोले रिक्वेस्ट की, इसका कोई मतलब नहीं है। अंदर फीलिंग हो डिमांड की, बाहर बोले हम भाषा रिक्वेस्ट की, इसका कोई मतलब नहीं। अंदर भी वो रिक्वेस्ट का ही भाव होने की जरूरत है, बाहर रिक्वेस्ट वाली भाषा होने की जरूरत। और इस पर हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं कि रिक्वेस्ट को सकारात्मक होने की जरूरत है, न कि नकारात्मक। तो तुम खेलो नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं है। तुम मोबाइल पर टाइम व्यतीत ना करो, ये रिक्वेस्ट नहीं है। मेरे साथ 15 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं क्या, ये रिक्वेस्ट है। आप दिन भर में 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं क्या, ये रिक्वेस्ट है। हल्ला मत करो, ये रिक्वेस्ट नहीं है। आप थोड़ी देर शांति से हमारे साथ बैठ सकते हैं क्या, ये रिक्वेस्ट है। पॉजिटिव लैंग्वेज है रिक्वेस्ट का। दूसरा, रिक्वेस्ट क्लियर कट होने की जरूरत है। जैसे तुम मेरा ध्यान रखो, ये रिक्वेस्ट करने से अगले को कुछ नहीं पता चलता है कि ध्यान क्या रखे। रिक्वेस्ट ये है कि क्या सप्ताह में एक दिन हम लोग रात में डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि क्या महीने में एक दिन हम लोग मूवी देखने के लिए बाहर जा सकते हैं। और अब सब जीवन विद्या अगर पढ़े हुए हों और आपको लगता हो कि ये सब नीड ठीक नहीं है ना, तो हम एक ही बात कहेंगे, रुक करके जरा अपनी नीड के बारे में भी देखिएगा कि अपना नीड कितना सॉर्टेड हो गया है और कितना नहीं हुआ है। दूसरे की नीड के लिए हमको बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है कि समझदारी में सुख है, अपने लिए नहीं दिखाई देता है। हम आज भी यहाँ अभ्यास सत्र कंडक्ट कर रहे हैं, इसी बात को हम कर रहे थे कि 10 साल से हम बता रहे, सुन रहे, सुविधा और संवेदना में सुख नहीं है। हम सुविधा और संवेदना से कितना बाहर आ गए। 10 साल से हम सुन रहे कि विरोध, क्रोध, घृणा ये मेरे अपने दुख और अपमान का कारण बनता है, पीड़ा का कारण बनता है। ठीक, हमने वो छोड़ दिया क्या, हमसे वो छूट गया क्या। अपने लिए जब देखते हैं तो एक तरह के पैरामीटर्स, दूसरे के लिए जब देखते हैं तो बिल्कुल दूसरी तरह के पैरामीटर्स। दूसरा कहाँ कहाँ उलझा हुआ है वो तो हमको दिखाई दे देता है, हम वहां वहां नहीं उलझे हुए हैं, ये तुलना तो हम कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा जहां उलझा है वहां हम नहीं उलझे हैं, ये बात तो सही है। लेकिन हम दूसरी 5 और जगहों पर उलझे हुए हैं, ये बात भी उतना ही सच है। और उन 5 जगह जहां पे हम उलझे हुए हैं, वहां हम भी उतने ही टची हैं, उतने ही सेंसिटिव हैं, जितना अगला अपने मुद्दों के लिए है। इस जगह से पहचानेंगे ना, तो चीजों के सॉल्यूशन का एक जगह निकलेगा। और देखिए, अगले की नीड को कट आउट करना मुद्दा नहीं है। अगले को अगर नीड महसूस हो रही है सारी समझ के अभाव के साथ किसी चीज की, तो अब उसके प्रोग्रेस का जगह क्या है। उस नीड के साथ कंफर्टेबल रहते हुए आगे धीरे धीरे उसकी समीक्षा करके ऊपर उठ पाना, या उस नीड के अभाव में उलझ करके परिवार में दुख और पीड़ा को पैदा कर लेना। मुझे तो बार बार ये बात लगती है, अभी वर्धा के एक वर्कशॉप में हम लोग बात कर रहे थे कि सैलरी क्या होनी चाहिए लोगों की। मुझे तो बार बार ये लगता है कि आदमी जितना समझदार और जिम्मेदार होता जाता है ना, उतनी उसकी आवश्यकता कम होती चली जाती है, उतना कम सैलरी का जरूरत है उसको। जितने अधिक समझदारी और जिम्मेदारी के साथ आदमी समाज की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा होता है, उसकी जरूरत उतनी कम होती जाती है और दूसरे का वो उतना अधिक ध्यान रख पाता है। इसी तरह से परिवार के अंदर जीते हुए भी हमारी अपनी जरूरतें जितनी कम होती जाती हैं, सुविधा की जगह पर, सेवा की जगह पर, भाव की जगह पर, हम दूसरे को उतना ज्यादा उपलब्ध करा पाते हैं सहजता पूर्वक जीने के लिए। क्योंकि हमारी अपनी जरूरतों में वो दिखाई नहीं देता है, अपने पास एक्सेस और एक्स्ट्रा दिखाई देता है,
तो हमारी हर बार ये कोशिश होती है कि आपको वो मिल जाए। ये पहचानना जरूरी है। तो सही गलत के फ्रेमवर्क से ये पूरी चर्चा नहीं शुरू हो रही। ये पूरी चर्चा नीड के आइडेंटिफिकेशन से शुरू हो रही है, जो एक लेवल का सही गलत अपने आप सॉर्टिंग कर देता है। दूसरे लेवल का सही गलत का सॉर्टिंग हो जाता है स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करते समय, जब हम दोनों की नीड को एक साथ पूरा करने का प्रयास करते। तीसरे लेवल पर वो सॉर्टेड हो जाता है अगर अगला अपना कोई नीड कह रहा है, उससे हमारी जो नीड बाधित हो रही है उस नीड को हम प्लेस कर देते हैं। तो अगला अपने खेलने की नीड बताता है, हम उसके सिक्योर फ्यूचर की, या लूज भाषा में कहें तो 90% मार्क्स की नीड को प्लेस करते हैं। न कि हम यहां से शुरू करते हैं कि तुम्हारा नीड गलत है। ये हमारे नीड का प्लेस करना ही अपने आप में उसके अंदर एक प्रक्रिया को शुरू कर देता है, जहां उसका करेक्शन शुरू हो जाता है। ये जो 2000 बार बता के भी हम अगले को नहीं बता पाते हैं कि ये तुम्हारा नीड गलत है, वो दोनों नीड को पूरा करने के प्रयास में खुद ही देख लेता है कि मेरा ये देखना गलत है, ये नहीं हो सकता है, और उसका करेक्शन का काम शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया है इस पूरे अप्रोच की देखेंगे तो। और इसमें आप पूछेंगे कि किसी के जजमेंट का या जज करने का क्या जगह है, तो बेसिकली वो जजमेंट या जज का जगह नहीं है। वो सिर्फ इतना ही आकलन है, इवेल्युएशन है कि अगले की योग्यता की स्थिति क्या है, ताकि जब हम स्ट्रेटजी को प्लान करने जाते हैं ना, तो अगले की योग्यता और अपनी योग्यता दोनों को ध्यान में रख के प्लान करते हैं। जैसे अगर एक बार के लिए हमको ये दिखाई देता भी है कि आप शॉपिंग में फंसे हुए हैं, आप किसी संवेदना में फंसे हुए हैं, आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, ये बता देने भर से कि आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, आप गड्ढे से बाहर नहीं निकल जाते। वो आपको भी पता है कि आप गड्ढे में गिरे हुए हैं, बताने से कोई आपका ध्यान जाता है ऐसा नहीं है। गलती करता हुआ आदमी भी ज्यादातर समय तो अपने को आइडेंटिफाई कर पाता है कि वो गलत नहीं कर रहा। अभी मैं थोड़े समय पहले राजनांदगांव में एक 3 घंटे के सेशन में था। उसमें यही बात हो रही थी कि बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया है, आखिरी के 3 दिन में आके हमको कह रहा है कि हमारा प्रिपरेशन करवा दो। तो हमको लगता है कि उसको ये बताना जरूरी है कि तुमने 363 दिन पढ़ाई नहीं करके गलती करी, ये पहले उसको समझाना जरूरी है, फिर बताएंगे। वो समझाने की प्रक्रिया ही हमारी इतनी कड़वी होती है कि बच्चा सोचता है भागो यहाँ से, कुछ और कर लेंगे, फेल हो जाएंगे, वो ज्यादा ठीक है, इनके साथ बैठना तो ठीक नहीं। उसके बदले अगर 3 दिन में हम बच्चे को हेल्प करके पास करने योग्य बना देते हैं ना, तो बच्चा हमारे साथ जुड़ाव महसूस करता है। और आप सोचते होंगे कि बच्चे को पता नहीं चलता है कि 363 दिन गलत कर रहा है। 2 बच्चे वहां बैठे हुए थे, हमने स्ट्रेट अवे पूछ के उनसे बता दिया, और बच्चों ने कहा कि हमको पता चलता है कि हमने गलती किया है। तो फिर हमारे सारे बोलने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है, जो उसको पहले से पता है वही रिपीट कर ले। मतलब जरूरत क्या है वहां पर? तो बच्चा जो 363 दिन फंस गया है गेमिंग में, मोबाइल में, या दोस्तों से गप मारने में, या मूवी देखने में, या बाहर आउटिंग में, या शो ऑफ में, उसमें जो उलझ गया है, उससे बाहर निकलने का उपाय उसको नहीं आता है। उस उपाय को अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको दे सकते हैं, उसके लिए अपना सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां जहां उसको निकलने में तकलीफ हो रही है वहां वहां नीचे से एक सहारा दे पाते हैं, ये सहयोगात्मक रवैये का मतलब है। ये बता देना कि तुम गड्ढे में गिरे हुए हो, तुमको आंख खोल के चलना चाहिए था, दिन के उजाले में तुम कैसे गिर गए, इतना साफ तो जगह था, ये कहने से कोई 5 फीट गड्ढे से बाहर थोड़ी निकल जाएगा जी। 5 फीट गड्ढे में गिरे हुए के निकलने का उपाय ये होता है कि हम अपने सपोर्टिंग हैंड को उसकी जगह तक पहुंचा सकें। वो बीच में कहाँ 3-4 जगह पर पैर रख सकता है, वो जगह उसको दिखा सकें, और थोड़ा अपना ताकत का प्रयोग करके उसको बाहर की तरफ खींच सके। समाधान इस जगह पर नहीं खड़ा है कि सही और गलत का ठप्पा लगाएं। समाधान इस जगह पर नहीं खड़ा है कि अगले की अयोग्यता है ये पहचान लें। समाधान इस जगह पर खड़ा है
कि अगले की योग्यता कितनी है उसको हम पहचान सकें, हमारी योग्यता कितनी है उसको हम पहचान सकें, और उन दोनों के योगफल में दोनों की नीड कैसे बेस्ट ऑप्टिमाइज हो सकती है। अगर पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकती है तो बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे हो सकता है, उसके स्ट्रेटजी को हम सोचने का काम करें, अगले से पूछने का काम करें, उसको भी स्ट्रेटजी वर्कआउट करने दें। और अगर सचमुच वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी से आ जाता है जो हमारी स्ट्रेटजी से बेटर है, तो क्यों हम अपने अहंकार को बीच में लाएं, क्यों नहीं खुश होकर के हम उसकी स्ट्रेटजी को अपना लें और एक बेहतर जिंदगी हम साथ साथ जी लें। ये अवसर जितना अगले को देने का काम करेंगे ना, उतना आसानी से सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए, न्याय अन्याय की जगह से देखेंगे तो हमारे और आपके बीच की दूरी अगर 10 कदम है तो 5 आप चलें 5 मैं चलूं, ये उचित है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 4 कदम ही चल पाते हैं तो समाधान और स्नेह के भाव के साथ समाधान तो इसी में निकलता है कि हम 6 कदम चल के जहां आप खड़े हैं वहां से जुड़ सकें। और इसके लिए मैं बाबा जी की उस बात को बार बार कोट करता हूं कि जब आईआईटी दिल्ली के वर्कशॉप में 8 दिन के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कुछ समझ में आया, तो कहा नहीं। कहा कुछ और समझ में आ सकता है, 8 दिन समय लगाएं, तो लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं। तो आते समय वो कहते हैं कि मैं रास्ते भर सोचते आया कि 2 संभावना है, या तो मेरी बात बड़ी है, इनकी बुद्धि छोटी। गलत नहीं है ऐसा सोचना भी, सचमुच अनुभव की बात बहुत बड़ी है और जीव चेतना में जीते हुए आदमी की बुद्धि बहुत छोटी है। एक दृष्टि से ये गलत नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन समाधान निकालने के लिए इतना देखना पर्याप्त नहीं है। सही होते हुए भी इतना सही नहीं है कि इससे समाधान निकल जाए। तो गलत और सही का चौखट तो एक जगह है जी। सही के चौखट का भी बड़ा रेंज है, जिसको हम मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता कहते हैं। वो रेंज बहुत बड़ा रेंज है। तो बाबा जी कहते हैं कि दूसरी संभावना हमने देखी कि जिस विधि से ये समझ सकते हैं, मैं उस विधि से नहीं समझा पा रहा हूं, उस विधि को इम्प्रूव करके हम अगले तक पहुंचते हैं। ये समाधान ढूंढने का अप्रोच है कि अगला जहां खड़ा है वहां पहुंच करके हम चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते। वो इस जगह से नहीं देख रहे कि हमारी 20 साल की साधना है, सच्चाई हम पूरा देख रखे हैं, अनुभव किए हुए हमको 20-22 साल हो गया है, ठीक। और अब भी अगर इनको नहीं पकड़ में आ रहा है तो इन नालायकों का कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत जल्दी अपने और अपने घर वालों के लिए ये निष्कर्ष निकालने को बैठे होते हैं, 3 दिन का मेहनत करके और 2-4 अक्षर सीख करके। अगला आदमी अनुभव संपन्न है, दिव्य मानवीयता की जगह पर खड़ा है, वो किए हुए भी 20-22 साल हो गया है, उसके बाद भी ये देख रहा है कि समाधान की जगह पर हम कैसे बेहतर हो सकते हैं कि अगला जहां खड़ा है वहां जाके हम जुड़ सकें। हमको लगता है कि हमने 3 दिन एफर्ट कर लिया, हमने 4 बात कह ली, हमने 2 चीज ठीक से कह लिया, अब अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो ये अगले की अयोग्यता है। समाधान यहां से नहीं शुरू होता है। समाधान यहां से शुरू होता है कि अगले की जितनी योग्यता है, हम अपनी योग्यता को और बढ़ा करके कैसे वहां जाके कनेक्ट हो सकते हैं। और जो बाबा जी का उदाहरण मैं दे रहा हूं, वो उदाहरण उसी जगह पर खड़ा है, उसी बात को बता रहा है। दूसरा उदाहरण भी जो बाबा जी बार बार देते थे कि भाई प्यासा कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा। सामान्य रूप में देखिए तो न्याय संगत तो यही है कि प्यासा कुएं के पास आए, उसी में उसका प्रोग्रेस ज्यादा आसानी से हो पाता है, क्योंकि आप अपनी जिज्ञासा के साथ आए हुए होते हैं ना, तो हमारे लिए आपकी नीड को फुलफिल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि ये भी है कि भाई विज्ञान ने आदमी के मुंह पे नल पहुंचा दिया है, जो बाबा जी बार बार कहते थे। ये अप्रोच है समाधान का कि अगला जहां खड़ा है उसकी जितनी भी योग्यता है, उसकी इतनी ही योग्यता है कि वो अपनी जगह पे खड़ा होकर मुंह खोल सकता है। उसकी इतनी योग्यता नहीं है कि 20 कदम चल के कुआं तक आ सकता है और रस्सी से पानी निकाल सकता है। उसकी इतनी तो योग्यता है ना कि अपनी जगह पे रहते हुए मुंह खोल सकता है। तो हमको ये पहचानने की जरूरत है कि वहां तक पानी को पहुंचाने का काम हम कैसे कर सकते हैं। ये प्रक्रिया से देखेंगे ना, दूसरे का क्या होगा ये तो बहुत सेकेंडरी बात है।
हमारा अपना दिनों दिन समाधान के अर्थ में विकास होता रहता है। और अगर लगे कि समाधान में बहुत विकास कर लिए हैं और जरूरत नहीं है, तो ये याद रखने की जरूरत है कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति अनुभव के 20 साल बाद भी कह रहा है कि समाधान के तरीकों को और बेहतर करने की जरूरत है। ये पहचानना जरूरी है। और अल्टीमेटली लाइफ के सॉल्यूशंस यहाँ नहीं खड़े हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, लोग हमारे अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि 2 4 5 लोग अनुकूल हो भी जाएं तो संसार परा है जी। लाइफ के सॉल्यूशंस तो यहाँ खड़े हैं कि हम धीरे धीरे इतने अधिक कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि परिस्थितियां हमारे सामने छोटी हो जाती, और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नजदीकी संबंधों में, अपने काम करने की जगह पर जब हम धीरे धीरे समाधान ढूंढने का काम कर पाते हैं और वो वर्कआउट होता हुआ दिखाई देता है ना, वो हमको कॉन्फिडेंस देता है कि सामाजिक समस्याओं को भी इस तरह से हल किया जा सकता है। अगर हम अपने परिवार की जगह पर ही इन समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज की जगह पर समस्या हल कर लेंगे, ये बात सोचना भी मूर्खता है, करना तो दूर की बात। तो मैं बार बार कहूंगा, सही और गलत के कटघरे से, उसके चौखट से बाहर निकल के समाधान को देखने की जरूरत है। समाधान का मतलब है अगले की योग्यता और मेरी योग्यता के साथ हम दोनों की नीड कैसे पूरी हो सकती। और दसियों उदाहरण मैं बाबा जी की जिंदगी से बता सकता हूं। किसी समय उन किसी के घर में थे तो वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे किसी से। 3 4 बार जब उन्होंने स्कोर पूछा, तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा जी आपको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी है क्या? उन्होंने जो उत्तर दिया उसका सार यह है कि हमको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है, उस बिटिया में दिलचस्पी है जिसको क्रिकेट में दिलचस्पी। ये जगह होता है समाधान ढूंढने का। ये जगह नहीं होता है कि तुम तो अपना समय खराब ही कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में और क्रिकेट का स्कोर पूछ के हम 2 मिनट क्यों खराब करें। ये 2 मिनट तो हम किसी और जिज्ञासु के समाधान को पूरा करने में लगाएंगे। हमको जब स्नेह का भाव दिखाई देता है ना अगले के साथ, तो इस तरह के व्यर्थ के कुतर्कों में हम नहीं उलझते। हमको अगले का साथ जुड़ाव दिखाई देता है ना, तो वो मेरे लिए कोर मुद्दा होता है, ना कि क्रिकेट का स्कोर पूछना। आज यहाँ पर हम लोग धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी के साथ बात कर रहे थे। वो अपने किसी घटना के संदर्भ में बता रहे थे कि उनके जमाने में पिताजी से कोई बात ही नहीं होती थी। पिताजी और बच्चे के बीच एक बड़ी दूरी बनी रहती थी। पिताजी जब बहुत बड़े हो गए, ठीक है, और अकेले रहने लगे, ठीक है, तो पिताजी से कम्युनिकेशन शुरू कैसे करें? एकदम सिंपल तरीका है। पिताजी की जी के पास बैठना शुरू करिए, जिन बातों में उनकी रुचि है उसमें चर्चा से शुरू करिए। देखिए धीरे धीरे वो मित्र की तरह बीसियों बात आपसे करना शुरू कर देते कि किसी के भी साथ कम्युनिकेशन को ओपन करने का तरीका ये नहीं है कि मैं सही हूं इसलिए मेरे इंटरेस्ट में आकर के तुम इंटरेस्ट लो। उसका तरीका यह है कि अगले का इंटरेस्ट जिन बातों में है वहां से हम डायलॉग को इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं बार बार ध्यान दिलाऊंगा कि इसको स्ट्रेटजी की तरह, इसको मैनिपुलेशन के टूल की तरह यूज नहीं किया जाए, बल्कि अगले के प्रति स्नेह के भाव के बने रहते हुए समाधान ढूंढने के तरीके के रूप में इसको देखा जाए, ताकि अगले से हमारा जुड़ाव महसूस हो सके और हम समाधान की तरफ आगे बढ़ सके। समाधान का अप्रोच यहाँ खड़ा है। अगले की नीड गलत है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी कौन सी नीड बाधित हो रही है, उसको पहचान करके उस नीड को प्लेस भर कर देने की जरूरत है। और अगले को सोचने दीजिए ना स्ट्रेटजी। बहुत संभावना है कि वो ज्यादा क्रिएटिव स्ट्रेटजी के साथ भी आ जाए, और अगर सचमुच आता है तो मना नहीं किया जाए। जैसे आज कोई कह रहे थे हमारे यहाँ कि बच्चा इस सॉल्यूशन के साथ आता है कि ठीक बात है पिताजी, ये दोनों नहीं पूरा हो सकता है, ईएमआई पे ले लेते हैं, 5-5 हजार महीने भरते रहिएगा। हमको बहुत ईमानदारी से देखने की जरूरत है कि अगर ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो हम क्यों नहीं इसको मूव करते। अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है तो हमको अपना नीड प्लेस करने का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यही 5-5 हजार रुपया है जो साल में इकट्ठा होकर के बच्चे की स्कूल फीस भरी जा रही होगी।
यही 5-5 हजार रुपया है जो इकट्ठा होकर के साल के अंत में हेल्थ का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम अपनी नीड को बता दें कि बेटा ये ईएमआई की विधि से हम चलेंगे 5-5 हजार दे के, तो साल के अंत में हम अपने दोनों बच्चों की फीस भरने की भी हमारी नीड है, बस इतना ही। या हमको साल के अंत में 60 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, 50 हजार रुपये, हम 4 लोगों के 6 लोगों के प्रीमियम भरने की भी नीड है। ये नीड को प्लेस करके रख दिया जाए, सोचने दीजिए ना अगले को। जितना भी वो उल्टा पुल्टा नीड सोच रखा होगा ना, वो सब धीरे धीरे या तो सॉर्टेड हो जाएगा या इतना लिमिटेड हो जाएगा कि उसको पूरा करने नहीं करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक बच्चा आइसक्रीम के लिए मचल ही रहा है और 50 रुपये का एक आइसक्रीम उसको खिला ही दिए हम, तो ये कोई बहुत अपराध नहीं है जी। अपराध नहीं है। अगर उससे उसकी सहजता बनी रह पाती है, आगे हमसे संबंध देख पाता है, 10 और मुद्दों पे हमारी बात हो सकती है, और वो 50 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आपको दे देने में तकलीफ ही क्या है जी। अगर वो तकलीफ हो रहा है तो हमको भी लौट के देखने की जरूरत है कि हमको समझदारी हुआ है कि नहीं हुआ है। स्ट्रेटजी यहाँ खड़ी है, सॉल्यूशन सारा इस जगह पर खड़ा है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे रोक लेता हूँ। वंदन भाई, माइक सभी लोगों का ओपन कर दीजिए। जिनको जिनको भी पूछना हो वैसे शुरू कर लें, और अगर लगता हो कि उसमें केओस होगा तो हैंड रेज करके शुरू कर लें। मैं एक बार के लिए यहाँ रोकता हूँ। जी भैया, माइक सबको दिए है। शशि मौसी जी का हैंड रेज है काफी टाइम से। अम, नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया मेरा हैंड रेज काफी शुरू में ही हो गया था। अम, हालांकि जो पूरी बात सुनी वो बहुत ज्यादा मतलब अगर निरीक्षण के लेवल पे देखी जाए तो बहुत सही भी लगती है। और जैसे जैसे आप बोल रहे थे मैं उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से मतलब मेरे विचारों में वो सब घूम रहा था और मैं बहुत सारी चीजों के समाधान देख पाई। लेकिन शुरू की जब 2-3 स्लाइड हुई थी, तो मुझे थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग लगा। जैसे मैं जो एनवीसी की प्रैक्टिस है अ, मतलब एक तो ये कि मेरा ध्यान सीधे ही उन जगहों पे जाता है, जहाँ कठिनतम परिस्थिति है। तो वहाँ मुझे दिखता है कि भाव स्थिर नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता भाव स्थिर होने की है। फिर जब एनवीसी की बात आती है तो वो इतना कहना चाहिए अभी फ़ैसिनेटिंग ही बोलूँगी, यही शब्द इस्तेमाल करूँगी कि लगता है कि ये तो कमाल की चीज़ है, ये कर लेना चाहिए। लेकिन उसको करते हुए जब नीड और फिर उसकी मतलब वही किसी व्यक्ति और किसी घटना को आप ध्यान में रख के और ये सारी बातें जब दिमाग में आती है, तो लगता है कि अरे भाव तो स्थिर ही नहीं है ना? भाव ही गड़बड़ा जा रहे हैं तो फिर आगे का होगा ही कैसे? तो ऐसे में ना मतलब कन्फ्यूजन सा होता है कि पहले ये किया जाए या पहले बाद में किया जाए। लेकिन जब ठीक कह आप रहे हैं। आगे अब आपको पता चल रहा है कि जब आप एक बच्चे को कहते हैं कि 5 विषय एक साथ पढ़ो तो बेचारे की क्या स्थिति होती होगी। जी, बिल्कुल, हाँ। तो मेरा एक सवाल तो ये था। इस सवाल का मैं मतलब मुझे और मैं आपसे मैं इसका एक लाइन का उत्तर अभी दे देता हूँ। जी। देखिए, हमको अपने दिन भर के जीने की प्लानिंग इस तरह से करने की जरूरत है कि उसका एक एक हिस्सा लग सके मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रखने और भाव को ठीक रखने की जगह पर, और हाँ, समय का एक दूसरा हिस्सा लग सके मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान बने रहना, भाव के ठीक बने रहने के साथ इस आत्मीय संवाद की कला को अपने में विकसित करने पर। हम सबकी जिंदगी क्या है कि जीरो से नहीं शुरू होती है। जब भी आंख खुलती है हम अपने को एक भंवर में पाते हैं। तो आप सामान्य जिंदगी में भी देखेंगे ना, हमको ये 3-4 काम एक साथ ही करने की जरूरत है। अपना इम्प्रूवमेंट भी करने की जरूरत है,
परिवार में जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करने की भी जरूरत है, जो सामाजिक भागीदारी है उसका भी निर्वाह करने की जरूरत हम्म। है। ठीक, ये तीनों जरूरत एक साथ पूरा करने की है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि इसको छोड़ें कि उसको छोड़ें कि उसको। हाँ। ये तीनों में संतुलन का ही एक डिजाइन बनाना उपाय है। यही बात मैं यहाँ भी कहूंगा कि अगर स्पेसिफिकली देखेंगे तो कुछ समय आत्मीयतापूर्ण संवाद की कला के लिए भी हम लगा सकें दिन भर में, ये जरूरी है मूलभूत वास्तविकता और भाव को ठीक करने के अभ्यास के साथ। अगर इसके लिए कोई समय नहीं देंगे, इसको इग्नोर करके रखेंगे, तो इस भाग का दुख कई गुना अधिक झेलना पड़ेगा हमको आपको जिंदगी में। ये ऐसा ही है कि बच्चा 4 विषय की पढ़ाई करे और पांचवें को हाथ नहीं लगाए, तो 4 विषय में तो 90+ लाएगा, पांचवें में 0 या 2 नंबर लाएगा और वो अगले क्लास में मूव नहीं कर पाएगा। उसकी जगह अगर ये किया होता कि चारों सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा समय करके इस पांचवें में लगा दिया होता, कम से कम पासिंग मार्क्स 40 लाके तो आगे बढ़ लेता। तो सॉल्यूशन उसका यहाँ है। ये मैं नहीं जी। कहूंगा कि ये करें कि वो करें, मुद्दा यह है कि कुछ समय इसको भी कर सकें। ये आपको हेल्प करेगा धीरे से अपने भाव को स्थिर होने में भी। दिखना तो शुरू होगा कि भाव में यहाँ यहाँ गैप्स हैं, पता तो चलेगा कि इस विधि से इसको वर्कआउट हम्म। करें तो भाव का गैप भर सकता है। नहीं तो कई बार हमको बहुत जल्दी भ्रम हो जाता है कि हमारा भाव तो एकदम बढ़िया है। जी दीदी। हम्म। हाँ भैया, तो इसी में एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ जहाँ दीदी 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रोकूंगा, आपकी आवाज कट भी रही है हमको। रियल लाइफ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम ठीक से डील करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसी बात के लिए रखना ही चाहते हैं, जितने जितने आप सबके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हों सब ले आइए। अभी तो हम सिर्फ इतने पर फोकस करना चाहेंगे अगले 13-14 मिनट में कि कंसेप्चुअली ये बात आपको पकड़ में आ रही है कि नहीं, जिस अप्रोच से सॉल्व करने की मैं बात कह रहा हूँ। ये नॉर्मल अप्रोच नहीं है जो हम अपने सामान्य जीने में लेते रहते हैं। ये वो भी अप्रोच नहीं है जो सामान्य रूप से 10-5 साल तक जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन में लगे होने के बावजूद भी हम कर रहे होते। ये अप्रोच जी। सही गलत का ठप्पा लगने से बाहर का अप्रोच है। ये अप्रोच अगले की अयोग्यता को पहचान लेने का अप्रोच नहीं है। ये अप्रोच अपनी नीड और अगले की नीड को पहचानने का है। ये अप्रोच अपने कंपिटेंस और अगले के कंपिटेंस को पहचानने का है, और हमारे कंपिटेंस और अगले के कंपिटेंस के साथ दोनों की नीड कैसे पूरी हो सकती है उस पर बात करने का है। अगर कोई जी। नीड हमको लगता है कि पूरी नहीं हो पा रही है, या अगले की नीड हमको लगता है कि ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं है कि कटघरे से देखने के बदले ये देखने की जरूरत है कि मेरा ये वाला नीड बाधित हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी ये नीड ठीक नहीं है। अगर मेरा ये वाला नीड बाधित नहीं हो रहा होता तो तकलीफ क्या थी। तो उसको इस रूप में देखने की जरूरत ही नहीं है कि उसकी नीड ठीक नहीं है। इस रूप में देखने की जरूरत है कि उसकी वो नीड से पूरा होने से मेरा ये नीड बाधित हो रहा है, इतना ही देखने की जरूरत है। और ये शिफ्ट दृष्टि की जगह पर है, ये शिफ्ट भाव की जगह पर है, ना कि ये शिफ्ट भाषा की जगह पर है। भाषा में इस बात को आप पकड़ने जाते हैं ना, ये आपको हेल्प करता है लौट करके भाव को रीसफल करने में, दृष्टि को रीसफल करने में। इसलिए अपना कुछ समय और प्रयास इस पर लगाने की जरूरत है। तो मैं अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आज नहीं ले रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसी बात के लिए रखूंगा कि एक एक व्यक्ति को जो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना हो ले आए, उसको डील करने पर बात कर लेंगे। अभी जी हम भैया। चर्चा को इस पर फोकस रखना चाहेंगे कि कंसेप्चुअली आपको ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई कठिनाई लग रही हो बेहिचक बताइए, उस पर बात कर लेंगे। हाँ और भैया। ये अप्रोच पकड़ में आ रहा है कि नहीं जिस अप्रोच से मैं बात कर रहा हूं। जी। भैया वो पकड़ में आया, इसीलिए तो वो जो गैप दिखाना, अभी जो मेरी स्थिति है और वो जो कॉन्सेप्चुअल बात जो आप कह रहे हैं, तो मतलब जैसे
क्या बोलो कि घबराहट या ओवरवेल्म्ड, या मतलब ऐसे लगा कि मतलब जैसे अपनी क्षमता पे ही कहीं वो होता है ना, शायद डाउट या क्या समझ कि गया। आपकी आपकी बात ठीक से आ गई दीदी मेरे पास। जी कम्युनिकेशन का ये भी तरीका नहीं होता है कि किसी को बीच में रोक करके अपनी बात कही जाए, पूरा सुनना जरूरी होता है। पर दीदी समय की बाध्यता को जी देख करके मैंने वो किया है। ठीक। तो अभी मुझे इतना ही कहना कि धीरे धीरे सोचा जाए इस पर। एक वीक का समय जी इस अप्रोच को सोचने पर लिया जाए। अपने रोज के जीने में थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करके देखा जाए। कंसेप्चुअली कोई डाउट हो तभी उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। बाकी सब लोगों का माइक ओपन है। जी जो जी अगला जी 10 मिनट का टाइम है उसमें हम कंसेप्चुअली रिजॉल्व करने के काम को बात कर लेते हैं। रियल लाइफ जी। एग्जांपल थैंक यू नेक्स्ट भैया। टाइम। जी जी। नमस्ते। जी जी। थैंक यू भैया, नमस्ते। किन्हीं का और कोई मुद्दा हो तो बताइए। रेणु मौसी जी, आपके पास माइक है, बोल सकते हैं। जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया, जी भैया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मूलभूत वास्तविकता पे अपना ध्यान बनाए रखना, ये एक इतनी अद्भुत बात थी। लेकिन वो मैं अभी 2-3 दिन से ही प्रैक्टिस करने लगी हूँ उसको, और काफी ही रिलैक्स फील कर रही हूँ उसमें। उसमें मैं ये पॉइंट भी देखती हूँ कि अगर मैं उसको अपने जैसा मानव नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं महसूस कर पा रही हूँ, क्या अड़ रहा है बीच में, मेरी कौन सी मान्यता आ रही है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करती हूँ। जी लेकिन उसके साथ में ये लिंक होना कि मैं संवाद कैसे करूं, मतलब ये अद्भुत संयोग है इन दो चीजों का। मतलब हो सकता है कि शायद मैं मूलभूत वास्तविकता पे मेरा ध्यान बना रहता और मैं उस आधार पे मैं किसी के साथ में बात भी कर सकती थी। वो एक एरिया ऐसा था कि जिसमें शायद मुझे अपना इनोवेशन लगाना पड़ता। लेकिन उसके बजाय ये जो अपना कंपैशनेट कम्युनिकेशन, जो ये आपने नया मतलब लाइक ये एक तरीके से ऐड हुआ है दोनों का साथ में, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इसमें। ये डाउट नहीं रह गया कि अब मैं संवाद करूंगी तो कैसे करूंगी, तुरंत ही अगले की नीड देख करके, उसकी फीलिंग देख करके मैं संवाद कर सकती हूँ। और उसके बेस में मेरा उसको मानव की तरह से देख पाना ये ऑलरेडी बेस में है। तो मैं सोचती हूँ अभी एटलीस्ट तो मुझे ये लगता है कि कहीं कोई अटकाव नहीं होगा। लेकिन अगर अटकाव होता भी है तो मेरे पास में मेथड है, चूक तो होएगी, मैं जानती हूँ कि नया प्रैक्टिस है, लेकिन संभलने की गुंजाइश भी मुझे पूरी दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता है इसके लिए। एक बच्चे की जगह से इसको देखा जाए दीदी, जो पहला बच्चा चलना शुरू करता है कदम दर कदम 20 बार गिरता है फिर जाके ठीक से चल पाता है। वही अभ्यास यहाँ ध्यान में रखा जाए कि स्लिप तो होगा, लेकिन प्रयास करते रहने से एक दिन बच्चा चल भी लेता है, ये भी सच। इतना ही सच नहीं है कि हमारा ध्यान स्लिप होता है। सच का दूसरा हिस्सा भी है कि धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो ध्यान क्रमशः अधिक से अधिक स्थिर होता चला जाता। उसकी जी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी सकारात्मकता की बढ़ती चली जाती है। नकारात्मकता की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन कम होता चला जाता जी भैया, है। जी। और बहुत किन्हीं बहुत की कोई धन्यवाद। बात? अर्चना दीदी जी, आप बता सकते हैं, माइक है आपके पास। नमस्कार भैया। वंदन भैया नमस्कार। नमस्ते। और श्याम भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। भैया मुझे आज के सेशन में जो था कि फीलिंग्स पर फोकस करना है, और यहाँ पर आपने जो बात, मैं वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बता रही हूँ, जो आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, जिसमें आप फोकस कर रहे हैं आज के सेशन पे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि नेगेटिव फीलिंग पे हम कहाँ-कहाँ फँसते हैं। ये आपने जो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मेरा फ्लो ठीक से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो जब आपने बात शुरू की तो आपने कहा है कि हमें जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें सही या गलत यहाँ से चर्चा नहीं पहचाननी है, यहाँ से पहचानिए कि नीड और फीलिंग्स क्या हैं। और दूसरा आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का तरीका ये हो कि सामने वाले का इंटरेस्ट, है ना? उसको ध्यान में रख के थोड़ी देर उसके इंटरेस्ट पे बात की जाए,
और स्पेस बनते ही उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया जाए, है ना? और थर्ड स्टेप में आपने बताया कि जैसे ही नीड आइडेंटिफाई हो जाए और जैसे हम कंफर्म हो जाएँ, तो सामने वाले से पूछकर ये पक्का कर लें और उसके बाद अपनी नीड और सामने वाले की नीड को इक्वल रखें। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो हम संबंध नहीं पहचाने हैं, ये इस बात की सूचना है और स्नेह की भी कमी है, इस बात की भी सूचना है। उसके बाद दोनों की नीड कैसे पूरी हो, इस पर काम किया जाए, इस पर स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएँ और ये बनाते हुए ये पकड़ना ज़रूरी है कि हम दोनों की नीड कहाँ क्लैश हो रही है। तो नीड बाधित कहाँ हो रही है, ये देखने की ज़रूरत है और वो भी भाषा में नहीं, दृष्टि में और भाव में। और आपने एक और बात बोली है स्ट्रैटेजीज़ प्लान करते हुए अपनी योग्यता और सामने वाले की योग्यता को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है और इन दोनों की योग्यता के योगफल में नीड को कैसे बेस्ट ऑप्टिमाइज़ तरीके से फुलफ़िल किया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये फ्लो भैया मैं आज का जो आपका सेशन था जिसमें आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक आई डोंट नो मैं अभी लाइव उसमें नहीं जा रही हूँ, सिर्फ़ क्या तरीका है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और आज का सेशन जो फीलिंग्स पर बेस्ड था, स्पेशली नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, ये मैं पकड़ पाई हूँ। जी मुझे बस जी इत दीदी। जी दीदी, वही कह रहा हूं मैं, और इस सेशन को पीछे के सेशंस के साथ देखा जाए। जी, जी, वो भैया मैंने देखा है तीनों बिल्कुल सेशंस बिल्कुल देख बिल्कुल, उसके साथ जी। ही ये कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड हुँ, नहीं है। मैं हाँ, एक बात ये भी कहता हूँ कि अगर अपनी नीड और सामने वाले की नीड दोनों को पूरा करने की स्ट्रेटजी नहीं सोचेंगे ना, सिर्फ इतना ही देखेंगे कि अपनी नीड पूरा हो जाए और अगले की नीड नहीं पूरी हो, तो अगला डिससेटिस्फाइड रहेगा, जी, अगला जी। परेशान रहेगा। और अगला अगर सेटिस्फाइड नहीं है, परेशान है, अपने में उद्वेलित है, लौट लौट करके 20 तरह से आपको परेशान करने का काम करे। हुँ, क्योंकि अगर अगले की नीड पूरी नहीं हो रही है, इस आधार पर वो परेशान है, तो लौट लौट करके किसी न किसी फॉर्म में वो आपको परेशान करेगा। और तब जो वो परेशानी बताता है ना, वहां पर नीड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी मूल परेशानी तो ये है कि कोई पिछली नीड उसकी पूरी नहीं हुई है। और हुँ, अभी वो क्या करेगा, अभी वो आपके हर छोटे से छोटे काम में गलती बताएगा। आपको हुँ, दिखेगा हुँ, कि यहाँ हम कुछ गलती तो कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी वो क्यों ढूंढ के बोल रहा है। हमको ये समझने की हुँ, जरूरत होती है वहां पर कि एक पिछला नीड है जो उसका पूरा नहीं हुआ है, वो घाव उसको रिस रहा है, जो यहाँ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अगर वो कॉम्प्लिकेसी लाएंगे तो नीड आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता जाता है, और अगला लौट लौट करके 20 तरह से हमारे लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करता चला जाता है। तो भैया बस दीदी। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए जब कभी भी इस तरह का कुछ इवेंट होता है तो थोड़ी देर रुक के ये देखा जाए कि नीड क्या है सामने वाले की? जी जी जी, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। हुँ, हुँ, अगला जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है उसका नीड ही पहचानने का जरूरत है। हुँ, नई पहचान में आ रहा है, टेक अ पॉज एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। ट्रू, ट्रू। और गलती भैया हमसे यही होती है कि वो पॉज़ नहीं लेके हम तुरंत जो है अपने रिस्पॉन्ड के साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी जजमेंटल और जो भी हमने अपने थॉट में मान्यताएँ बना के रखी हैं, जी जी तो ये जी स्किप जी होता है। जी ठीक है जी। भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया। हाँ जी बंदन, और कोई जी भैया, विकास भैया का हैंड रेज है। सुन लेते हैं। हाँ भैया, तो अभी जो चर्चा हुई उसमें मुझे जो बात स्पष्ट हुई मैं रखना चाह रहा था। तो ये बात स्पष्ट हुई एक कि एक एक तो सेकंड के लिए विकास भाई, एक सेकंड के लिए रुक जाना। हाँ किन्हीं हाँ और का कोई प्रश्न तो नहीं है? शेयरिंग को हम ले लेते हैं, 2 मिनट है अपने पास। कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर प्रश्न हो तो उसको हम प्रायोरिटी पर करना चाहेंगे। जी जी। जी भैया, भरत भैया का प्रश्न है, हाँ हैंड तो हाँ, रेज है। सुन लेते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मेरा एक प्रश्न है कि अभी जब भी हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तो फीलिंग और नीड मालूम पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बात की थी कि मान्यतावश
सामने वाले के लिए हमने कुछ मान रखा है, तो वो बीच में आके खड़ा हो जाता है। सुनते रहते हैं, फिर भी बीच में आके वो खड़ा हो जाता है, और बाद में कब हम डाइवर्ट हो जाते हैं वो मालूम नहीं पड़ता है। तो उसके लिए अभ्यास को कैसे बढ़ाएं? दो काम करने की जरूरत है। मान्यता जब जब बीच में आके खड़ी हो जाती है ना, वो हमारे लिए एक ट्रिगर होने की जरूरत है कि मूलभूत सच्चाई पर हम अपने ध्यान को ले आए कि अगला सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। इस समझ को हम अपने भाव का आधार बनाएंगे या अगले के व्यवहार को अपने भाव का आधार बनाएंगे? अगले की मान्यता, अगले का भाव, अगले का विचार, अगले का व्यवहार, ये मेरे भाव, विचार और व्यवहार का आधार बनेगा, या अस्तित्व को, प्रकृति को, मानव को जो मैंने समझा है वो समझ मेरे भाव, विचार, व्यवहार का आधार बनेगा? ये सवाल अपने से बार बार पूछने की जरूरत है जब भी वो मान्यता बीच में आ जाए। तो पहला काम ये करने की जरूरत है। एक बार ये सवाल पूछते हैं और ये उत्तर आ जाता है कि अपना समझ आधार बनने की जरूरत है, तो उस आधार पर अपने भाव को थोड़ा ठीक करके ये ध्यान लाने की जरूरत है कि नीड को ऑब्जर्व करने से सॉल्यूशन निकलेगा, ना कि मान्यता को देखने से। अगले की नीड को ऑब्जर्व करने से हम अगले के लिए पूरक हो सकते हैं, ना कि अगले की मान्यता भर को पहचान करके। हमारा मूल मुद्दा तो अगले के साथ पूरक होकर के, सहयोगी होकर के, व्यवस्था के रूप में जीने का है, ना कि हमारा मूल मुद्दा अगले की मान्यता को पहचानने का है। ये रिमाइंडर अपने को देने की जरूरत है, बस। सही बात है भैया, पहुंची लेकिन भैया? हाँ, या भैया बताओ। बात पहुंची मेरे को। लेकिन हम्म। इसमें क्या था ना, इसमें ये प्रश्न था मेरा कि हमने सामने वाले के लिए कुछ मान के रखा है। हम दूसरे की मान्यता को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमने मान के रखा है कि जैसे कि श्याम भैया है तो वो ऐसे है, ऐसा मान के रखा है। इसलिए हम आपकी नीड सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है। वही वो बता रहा आपने हूँ ये बताया वो सही है। या मैं समझ गया भैया, मैं समझ जी गया। जी लेकिन जी, मैंने थोड़ा क्लैरिफाई किया। यस, समझ गया भैया। तो इसलिए बढ़िया। आपने जो मान्यता की बात बोली थी ना भैया, जी मान्यता की बात बोली थी कि भ्रम है या बोध है। तो हम जी अभी जो जी। भी अभी तक जो मान्यता हमने इकट्ठी की है एजुकेशन के बारे में और अपना ग्रोथ के बारे में, वो सारी मान्यताओं को जब सही समझ के आधार पर देखते हैं तो सारी मान्यताओं तो ऐसे ही बिखर जाती है। तो फिर हम अब सही समझ के आधार पर कुछ नई मान्यताएं बना रहे हैं, ऐसा है? या सही समझ के आधार पर मूलभूत वास्तविकता को देखते ही जी रहे हैं, ऐसा है? इसको आराम से कभी रिजॉल्व करेंगे। ये एक अध्ययन से जुड़ा हुआ सवाल है, अभ्यास से जुड़ा हुआ बहुत नहीं है। अभ्यास से जुड़ा हुआ में तो हम इतना कहेंगे कि अगर मान्यता भी है तो क्या बेहतर है, गलत मान्यता बना के उसमें उलझे रहें या सही मान्यता में जी लें? सही मान्यता में जी रहे, सही है भैया। यस। अभ्यास की जगह से इतना ही उत्तर है। अध्ययन की जगह से कभी विस्तार से बता सकता हूँ इस बात को कि कैसे दोनों के अंतर को देख सकते हैं। सही है भैया। और कोई प्रश्न किन्हीं का? जी भैया, मीना आंटी जी का हैंड रेज है। आपके पास प्रश्न है माइक तो है? रिस्पॉन्ड कर देते हैं, शेयरिंग है तो जी रोक लेते हैं। जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। नहीं, मुझे शेयरिंग नहीं, मुझे खाली प्रश्न यही था मेरा कि आपने बोला कि नीड अगर सामने वाले की वही वो उसी टाइम देखते हैं तो हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर अगर वो देरी हो जाती है तो फिर वो नीड हमें फिर आगे जाके उसका कुछ गलत ही मतलब रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि अगर बहुत बहुत वक्त जाने पर भी पहले से ही अगर ये सब डिस्प्यूट चल रहा है और हम एक दूसरे की नीड नहीं पहचानते हैं, तो फिर अभी वर्तमान में अगर ये संवाद होता है तो हम कैसे पहचाने कि उसकी नीड क्या थी पहले की? क्योंकि जो अभी खटक रही है उन्हें, जो हमें पता ही नहीं है, तो वो हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी नीड, मूल नीड उसकी कहाँ पे थी, वो नहीं फुलफिल हो सकी, इसकी वजह से ये सब मैं चल समझ रहा गया है। आपकी बात को, मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए ये क्या है कि ये इलाज करने के पहले एक स्टेज का इलाज है, वो ये कि अभी कौन सी नीड है इतने भर को ही पहचानने के काम को शुरू किया जाए ना।
तो धीरे धीरे उस जगह पे जाके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। 20 साल की प्रॉब्लम एक दिन में तो नहीं हल हो सकती है। हाँ और जिसको 20 साल से नीड फुलफिल नहीं हो रहा हो अनेक कारण से, आज भी उसकी 4 नीड होगी जो फुलफिल नहीं हो रही होगी। हाँ ये आज वाली जो 4 नीड है ना, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उसको पूरा करने की स्ट्रेटजी डिजाइन की जा सकती है। ये घाव जब भरेगा ना, तभी जाकर के अगला भी ठीक से ये देख पाता है कि उसकी कौन सी पुरानी नीड अब उभर के आ रही है, और हम भी उसको ज्यादा इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इनको पूरा करने का तरीका उल्टे साइड से पूरा करना होता है। जो अभी की नीड है उसको पहले रिजॉल्व करना होता है, उससे थोड़ा पहले वाले नीड के अनफुलफिलमेंट की शिकायत उभर के आएगी। आज के दिन उस पर क्या कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करना होता है। ऐसा धीरे धीरे वो बैक स्टेप से पीछे जाता है, और प्रक्रिया अपना समय लेगी दीदी। हम कम्युनिकेशन शुरू करें तो इस भ्रम में न शुरू करें कि पहले दिन चीजें हल हो जाएगी। 10 साल की प्रॉब्लम है तो शायद कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने में भी 4-6 दिन लग जाए, क्योंकि हम इस्टेब्लिश करने भी जाते हैं तो कई बार हम ही से स्लिप हो जाता है। कई बार अगला इतना रिएक्टिव जवाब देता है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें वही हमको नहीं पता चलता है। हाँ वही हो जाता है। 4-6 राउंड के एफर्ट से, लेकिन ये ठीक होगा अभ्यास से ही, ये बिना अभ्यास के ठीक नहीं हो सकता है। 4-6 राउंड के सिंसियर एफर्ट से धीरे धीरे हमको पकड़ में आने लगता है, और फिर एक स्टेप हम बढ़ते जाते हैं ना, तो जो हल हो रहा है उसको भी पहचानने की जरूरत है, जो बचा हुआ है प्रॉब्लम उसको भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि पूरा सॉल्व होने में तो 1-2 साल का समय भी लग सकता है, अगर 10 साल 20 साल 30 साल पुराना हमारा घाव है तो। जी भैया, जी जी दीदी। थैंक यू भैया। भैया रेणु मौसी जी का हैंड रेज है। कोई प्रश्न दीदी? नहीं, शायद पहले का रह गया होगा हाँ उनका। वो पहले का पहले का ही होगा। रह गया था हाँ, भैया। बढ़िया ठीक है भैया, तो बढ़िया। और कोई हैंड तो रेज नहीं है। बढ़िया, तो विकास भाई तुम्हारी शेयरिंग तो हम यही सुन लेंगे, हम साथ में ही हैं अभी। जी भैया, जी जी कल बिल्कुल। कर लेंगे अपने यहाँ के सेशन में, यहाँ भी तो अभ्यास सत्र में कल यही करना है जी। हाँ 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 जी भैया। तो कल ओके। कर लेंगे इसको, जी जी धन्यवाद। आज और लेट नहीं करते। मेरा हाँ हाँ एक ही रिक्वेस्ट है क्लोज करने के पहले, कि इस प्रक्रिया पर ऑब्जर्व करने का, रिफ्लेक्ट करने का, मनन करने का काम किया जाए। जरूरत पड़े रिकॉर्डिंग निकाल के दोबारा सुन लिया जाए। ये अपलोड तो समय से हो ही जाता होगा वंदन, ऐसा मैं मानता हूँ। जी भैया, तो कल ही हो उसको जाएगा। हाँ, तो उसको सुना जाए, उसको रिफ्लेक्ट किया जाए, उस बेसिस पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने से शुरू किया जाए। सबसे बड़े प्रॉब्लम पर सीधा सिर नहीं मारा जाए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम किया जाए। वो हो जाए तो थोड़े और बड़े पर ट्राई किया जाए, लेकिन सबसे बड़े से भी करना चाहते हैं तो करिए। थोड़ा बहुत सिर फूटे तो उसके लिए तैयार रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। और अगले वेडनेसडे को जो भी इसके रियल लाइफ सिचुएशंस जो आपके हल नहीं हो रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। थ्योरिटिकल पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। रियल लाइफ इश्यूज जो भी हम फेस कर रहे हैं, जहां से भी समाधान पर बात करनी हो, बात की जा सकती, उसमें इशू नहीं है। बढ़िया, सभी को हमारा नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सबको भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी नमस्ते को सभी को। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते।